वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MHI 010 का लेसन फर्स्ट करने जा रहे हैं। इस लेसन के अंदर में हम बात करेंगे नगरीकरण क्या है, व्हाट इज अर्बनाइजेशन। दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम छोटा सा एक इंट्रोडक्शन करते हैं MHI 010 का, क्योंकि आज हमारा लेसन फर्स्ट है और इस इंट्रोडक्शन के अंदर में हम जानेंगे कि इस पूरे बुक के अंदर में हमें क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों, जब मैं MHI 010 की बात करता हूं तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बुक है और थोड़ा टफ भी है, क्योंकि इसके अंदर में जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो टॉपिक्स बनते हैं, हर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से अलग है। अगर आपको बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो आपको लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। इस बुक का नाम जो आपका आएगा, भारत में नगरीकरण, अर्बनाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, इस नगरीकरण के अंदर में पढ़ते क्या है, तो भारत की नगरीय व्यवस्था किस प्रकार की थी, नगर किस तरह से बने, नगरों का विकास किस प्रकार से रहा, नगरों का स्वरूप क्या है, किस तरह से वो विकसित हुए। ठीक है, उनके विकास की पूरी प्रक्रिया पढ़ते हैं, विकसित होने की पूरी प्रक्रिया को हम जानते हैं। विकसित का कहने का मतलब क्या कि आरंभ में नगर किस तरह से थे, स्टार्टिंग में आरंभ में नगर किस प्रकार से थे, और आरंभ के बाद आधुनिक नगर किस तरह से हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। आरंभ नगर कौन कौन से थे, तो हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगन हो गया, लोथल हो गया। जो ये यहाँ पे जो साक्ष्य मिले ना नगरों के, ठीक है, उसको हम आरंभिक नगर के तौर पर जानते हैं। तो आरंभ के नगर का स्वरूप किस तरह का था, और आधुनिक नगर क्या क्या है, तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, ये जो भी है ये आधुनिक नगर के तौर पर जाने जाते हैं। तो हम इस पूरी विकास की प्रक्रिया को समझते हैं। साथ साथ में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नगर किस प्रकार से एक आर्थिक केंद्र के तौर पर उभरा। ठीक है, आर्थिक केंद्र क्या होता है, जहां पे इकोनॉमिकल केंद्र के तौर पर देखा जाता है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक के तौर पर देखा जाता है कि वहां से पूरी इकोनॉमिक को लीड किया जा रहा है। आज के समय में जो आधुनिक नगर है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये क्या करता है, भारत के मतलब एक इकोनॉमिक पॉइंट के तौर पर है, जहां से पूरी इकोनॉमिक को रूल किया जाता है कि यहां से अगर अर्निंग आ रही है तो मतलब समझो पूरा देश चल सकता है। इस तरीके से देखा जाता है। तो किस तरह से नगर आर्थिक केंद्र पर बना, ठीक है, उसको हम पूरा यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है बुक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। तो हम यहाँ पे जब हम बात करते हैं नगरीकरण है क्या, व्हाट इज अर्बनाइजेशन, तो सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक आता है नगरीकरण केंद्र क्या है। ठीक है, तो नगरीकरण केंद्र की बात करें तो जहां पे गांव की अपेक्षा, ठीक है, जो नगर के अंदर में जो आबादी की जनसंख्या ज्यादा होती है तो उसे हम नगरीकरण केंद्र के तौर पर देखते हैं। अगर नगरों की आबादी कम होगी तो वो नगर नहीं माना जाएगा, वो गांव ही माना जाएगा। ठीक है, तो नगरीकरण केंद्र क्या है, नगरीय केंद्र क्या है कि गांव की अपेक्षा आबादी ज्यादा है। ठीक है, यहाँ के जो लोगों का मतलब जो संबंध है वो खाद्य उत्पादन से नहीं होता है, वो उपजाऊ वाले कृषि कार्य नहीं करते। ज्यादातर वहां पे जो कृषि कार्य की जगह पे क्या होता है, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी, वाणिज्यिक, धार्मिक, कलात्मक, सैनिक, राजनीतिक, प्रशासनिक कार्य में लगे होते हैं। ठीक है, जो भी अलग मतलब कृषि के अलावा दूसरे कार्य कर रहे होते हैं, पर कृषि जैसे कार्य नगरों के अंदर में बहुत कम देखने के लिए मिलता है। तो नगरीकरण का स्वरूप क्या है, नगरीकरण के स्वरूप की अगर मैं बात करूं तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर कृषि व्यवस्था में देखने के लिए नहीं मिलती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे तो वहाँ की आबादी कम रहती है। ठीक है, आबादी कम रहती है, साथ साथ में उनका जो मेन रोजमर्रा जीवन व्यापन का जो साधन होता है वो कृषि को आधारित करके चलते हैं, पशुपालन को आधारित करके चलते हैं, या फिर इनसे जुड़ा हुआ ही कार्य करते हैं। ठीक है, पर जब हम नगर की ओर आते हैं तो वहां पे क्या देखने के लिए मिलेगा आपको कि वहां पे उद्योग प्रौद्योगिकी विकास बहुत ज्यादा तेजी से देखने के लिए मिलेगा। वहां पे जो जीवन व्यापन का स्वरूप है वो बहुत अलग मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, लोग कृषि के अलावा दूसरे कार्य में लगे होंगे। नगरीकरण का मेन आधार देखा जाता है उनकी जनसंख्या से। ठीक है, तो नगरीकरण की जो जनसंख्या होगी वो पलायन के आधार पर होती है, एक जगह से दूसरी जगह पलायन करती है और ग्राम के मुकाबले जनसंख्या अधिक होती है। ठीक है, तो नगरीकरण केंद्र क्या है, समझ में आ गया। तो नगरीय केंद्र आवास, देखो नगरीय केंद्र क्या है, आवास एवं अन्य गतिविधियों का केंद्र है जहां गांव की अपेक्षा घनी आबादी होती है। ठीक है, समझ में आता है, ये सिंपल सा डेफिनेशन है। यहाँ पे दूसरा यहाँ पे टॉपिक आता है अधिशेष क्या है। अधिशेष को अगर मैं इंग्लिश में बताऊं आपको कि क्या कहते हैं, तो यहाँ पे अधिशेष का मतलब होता है सरप्लस। ठीक है, यहाँ पे 1.3 वाला जो टॉपिक है आप इसको देख सकते हो, इसको सरप्लस के तौर पर कहते हैं। ठीक है, वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सरप्लस है क्या, अधिशेष है क्या। तो अधिशेष की बात क्या होता है कि जैसे मान लो एक व्यक्ति है, उसने अपना खेती बाड़ी किया, ठीक है, गांव का लोग, गांव का आदमी है, गांव के बाद में उसने क्या किया, कृषि किया, कृषि करके क्या किया, उसने अनाज की उपज करी, और वो अनाज की उपज इतना इनफ नहीं था कि वो दूसरे को भी दे सके। पर क्या होता है कि नगर, ठीक है, नगर व्यवस्था क्या करती है कि अनाज का उपज ले लेती है। किस तरह से लेती है, तो मान लो एक ग्राम के व्यक्ति ने इतना ही अनाज उपज किया जिससे उसका पेट भर सके, पर जो विनिमय के जरिए, ठीक है, अलग अलग तरीके से, या फिर टैक्स भरा उसने गवर्नमेंट को, तो टैक्स भरा तो टैक्स के रूप में अनाज को दिया। ठीक है, अनाज को दिया तो किसी ना किसी तरीके से वो अधिशेष क्या हुआ, नगर में चला गया। तो उसको हम अधिशेष के तौर पर देखते हैं कि प्रारंभ में प्रौद्योगिकी अधिक विकसित नहीं थे, फलस्वरूप कृषि क्या करते थे, अधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं करते थे, मतलब ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उसके कारण से क्या होता था, कृषि व्यवस्था बहुत कम थी, ज्यादा उपज नहीं होती थी। पर नहीं होने के कारण से भी क्या होता था, उत्पादन का कुछ ना कुछ भाग ना किसी रूप में नगर में चला जाता था, उसी को हम अधिशेष के रूप में जानते हैं। अब किस तरह से जाता था, मान लो नगर में कोई डॉक्टर रह रहा है, ठीक है, तो डॉक्टर के पास आप गए इलाज करवाने के लिए, तो उसको फीस के रूप में आपने अनाज दिया, तो नगर में पहुंच गया वो। ठीक है, कोई मान लो कोई लोहार रह रहा है, ठीक है, कोई शिल्पकार रह रहा है, किसी ना किसी तरीके से विनिमय के जरिए, ठीक है, कुछ आपने खरीदा, कुछ या फिर आपने उसके बदले में दिया, या फिर आपने गिफ्ट के तौर पे दिया, या फिर कर के तौर पे दिया, टैक्स के तौर पर दिया। ठीक है, तो वो सरप्लस क्या हुआ, और नगर के अंदर में अपने आप ही पहुंच जाता है। तो इस तरह से हम इसको सरप्लस अधिशेष के तौर पर जानते हैं। ठीक है, नगरीय इतिहास क्या है, नगरीय इतिहास के अंदर में हम क्या पढ़ते हैं, तो नगरीय इतिहास के अंदर में सिर्फ नगर का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ते कि किस तरह से इमारत बनी है, किस तरह से गलियां बनी है,
ठीक है। नगरीय इतिहास के अंदर में नगर के अंदर रहने वाले लोगों के बारे में भी हम स्टडी करते हैं कि वो लोग किस प्रकार के हैं। ठीक है, नगरीय इतिहास के अंदर में हम पढ़ते हैं कि लोग किस प्रकार से, किस तरह से वो रह रहे हैं, किस तरह से उनका स्वरूप है, वहाँ के रहने वाले कुत्ता बिल्ली जानवरों के बारे में भी स्टडी करते हैं, तो वो नगरीय इतिहास कहलाता है। यहाँ पे अधिशेष के बारे में थोड़ा सा मैं और ऐड करना चाहूंगा। ठीक है, अधिशेष को क्या कहा जाता है? नगर शक्ति का केंद्र के तौर पर। ठीक है, नगर क्या करता है? शक्ति के केंद्र के तौर पर दिखाया जाता है। ठीक है, नियंत्रण स्थल के तौर पर, जो शक्ति का केंद्र है ना, उसका नियंत्रण स्थल दिखाया जाता है। जैसे आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई क्या है, ये ग्रामीण क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं, अपने हिसाब से उसको रेगुलेट करते हैं। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज भी बनाती है या फिर यहाँ से कोई रूल रेगुलेशन भी पास किया जाता है, वो नगरों को मद्देनजर रखकर किया जाता है कि यहाँ पर ये चीजें सुटेबल है। ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बनाई जाती है तो सबसे पहले कहाँ पहुंचती है? नगरों में पहुंचती है, नगरों के पास वहां पे आती है, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत देर के बाद पहुंचती है। ठीक है, तो पहला चीज ये देखा जाता है। यहाँ पे ब्राडेल करके एक विचारक भी थे, अधिशेष वाले के अंदर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ब्राडेल करके एक विचारक थे, इतिहासकार कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो शहर है क्या प्रभुत्व का सर्वोपरि होता है, मतलब उसके अंदर में ना प्रभुत्व, ठीक है, जो मतलब पावर, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देखी जाती है। पावर होता है, प्रभुत्व होता है उसके अंदर में, ये देखा जाता है। ठीक है, और साथ साथ में वहां पे कहते हैं कि यहाँ पे अलग अलग जनजाति विभिन्न राजाओं का केंद्रीकरण पर आधारित होती है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं है कि गांव में क्या आप जाओगे तो वहाँ पे एक पर्सन एक एक व्यक्ति को जानता है। ठीक है, जनगणना वाले अगर गांव में आए ना तो उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होता, वो किसी एक बच्चे को पकड़ ले और वो जिस मर्जी का नाम पूछ ले, उसका खानदान का नाम पूरा वो बच्चा बता देगा, उसकी 4-5 पीढ़ियों का नाम बता देगा कि इसके दादाजी का नाम ये था, उसके दादाजी का नाम ये था, उसके दादाजी का नाम ये था, उसकी बीवी यहाँ रहती है, उसका बच्चा यहाँ रहता है। मतलब वो 10-12 पीढ़ियों का ना एक छोटा सा बच्चा, 15 साल 10 साल का बच्चा भी बता सकता है गाँव के अंदर में। पर शहर के अंदर में क्या है कि मुझे मेरे पड़ोसी का नाम नहीं पता कि क्या है नाम, कौन है। ठीक है, नीचे वाले फ्लोर पे कौन रहते हैं मुझे इसके बारे में नहीं पता, कितने लोग रहते हैं ये नहीं पता, उनके बच्चे क्या करते हैं वो नहीं पता। तो ये चीज़ें हैं, तो शहर के अंदर में ये चीज़ें देखी जाती है, गांव के अंदर में देखा जाता है। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि जनजातियों से भिन्न राजा राज्यों के केंद्रीकरण का आधारित होता है। मतलब यहाँ पे केंद्रीकरण आधारित, मतलब एक शासक के हाथ में पूरी चीज़ें होती हैं, जनजातियाँ नहीं होती। गाँव के अंदर में क्या देखोगे, जनजातीय आधार पर कि वो राजपूत है, वो ब्राह्मण है, इस तरह से जनजातीय आधार पर उसको नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, जैसे जिसमें गाँव से बिलोंग करता हूँ तो उसको पूरा राजपूतों का गाँव कहा जाता है। ठीक है, 12 गाँव को मिलाकर, ठीक है, थोड़ा सा सिलेबस हटकर 12 गांव को मिलाकर एक गांव बनाया गया। ठीक है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, जिस गांव में मैं रहता हूं उसको 12 गांव को मिलाकर एक गांव बनाया गया। ठीक है, और वो पूरा राजपूतों का गांव है। ठीक है, तो उसको राजपूतों का गांव पूरा एक तरह से उसको डोमिनेट मतलब कहा जाता है कि ये है। उसके आसपास के जो एरिया हैं दूसरे बसे हुए, मतलब वहां पे हम दूसरे को बसने ही नहीं दिए कभी। ठीक है, तो इस तरीके से उसको डोमिनेट किया जाता है गाँव के अंदर में। पर शहर के अंदर में ये चीजें, जाति व्यवस्था, ये चीजें नहीं देखी जाती है। ठीक है, मैं किस कास्ट से हूँ मेरे पड़ोसी को मतलब ही नहीं है। ठीक है, पर गांव के अंदर में आप किस कास्ट से हो पूरे गांव को मतलब होगा। ठीक है, आपने किस कास्ट से इसमें शादी करी आपको छोड़कर पूरे गांव को मतलब होगा। ठीक है, वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आंतरिक वर्षिक कल्पना के रूप में नगरवाद, अंतवर्षिक कल्पना के रूप में नगरवाद। इसका मतलब होता क्या है? अंतवर्षिक मतलब होता क्या है? तो यहाँ पे देखोगे तो मैं एक इंग्लिश वाले आपका जो है इस पे ले लेता हूँ। इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट के तौर पर हम यहाँ पे अंतवर्षिक को बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश के अंदर में। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अलावा कुछ और भी चीजें। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली कहा जाता है कि जैसे आप जब इसके बारे में स्टडी करोगे, नगरीय इतिहास के अंदर में स्टडी करोगे, तो सिर्फ नगर का विकास को हम प्रक्रिया को नहीं देखते कि नगर का विकास हुआ, उसके आधारित दूसरी चीजें भी होती है। इन रिलेटेड, इन डिसिप्लिनरी मतलब क्या होता है? इन रिलेटेड मतलब उससे चीजें भी, दूसरी चीजें भी संपर्क में रहती हैं, उससे दूसरी चीजें भी जुड़ी रहती है, उसकी दूसरी चीजों का भी संबंध होता है। अब देखो, हम फॉर एग्जांपल दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, दिल्ली का स्वरूप किस तरह से है कि दिल्ली बहुत ज्यादा घनी आबादी वाला शहर है। ठीक है, तो घनी आबादी वाला शहर है, तो इसके अंदर परिवर्तन किस तरह से हुआ, विकास का स्वरूप किस तरह से रहा? जब दिल्ली का निर्माण हुआ तो दिल्ली के निर्माण में डायरेक्ट स्टार्टिंग में तो घनी आबादी रहा नहीं होगा, धीरे धीरे लोग यहाँ पे पलायन किए। ठीक है, धीरे धीरे लोगों की जरूरतें बढ़ने शुरू हुई। ठीक है, यहाँ पे बिजली का जो खपत थी वो बढ़ना शुरू हुआ, पानी की जो जरूरत है वो बढ़ना शुरू हुआ। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारी आपूर्ति, मांग बढ़ने लगी, तो उसके हिसाब से लोग, गवर्नमेंट ने सप्लाई करना शुरू किया। ठीक है, उसके हिसाब से हमारी जरूरतें जो थी वो ज्यादा होने लगी, डिपेंडेंसी और दूसरी जगह पे ज्यादा होने लगी। फॉर एग्जांपल दिल्ली के अंदर में स्टार्टिंग में क्या होता था, यमुना नदी सिर्फ पानी के सोर्स पे देखा जाता था कि यमुना नदी इनफ है पूरी दिल्ली के लिए। पर आज के समय में दिल्ली की आबादी 2.5 करोड़ से ऊपर है। ठीक है, 2.5 करोड़ से ऊपर है दिल्ली की आबादी, और यहाँ पर जो पानी का स्रोत है एक नदी से इनफ नहीं है। ठीक है, हमारी दिल्ली गवर्नमेंट पंजाब से ही मांग रही होती है पानी, हरियाणा से ही मांग रही होती है, मतलब जो आसपास का सटा हुआ रीजन है ना, ठीक है, यूपी हरियाणा मेनली, उनसे हम पानी की मदद मांग रहे थे कि पानी आप हमें दे दीजिए जिससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो आबादी है उसको हम पानी पूरा दे सकें। ठीक है, नॉर्मली ये चीज़ें चल रही होती हैं। अब एक एग्जांपल और मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। जब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, अभी इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है। ठीक है, आम आदमी पार्टी ऑलमोस्ट 2012 या 2013 के अंदर में आई थी। इससे पहले क्या थे, दिल्ली की आबादी कम थी, थोड़ी कम थी, तो उस समय शीला दीक्षित की सरकार थी। तो जो पानी था मेरे घर पे आता था वो 2 टाइम आता था, ऑलमोस्ट सुबह शाम दोनों टाइम। अभी क्या, दिल्ली की आबादी बढ़ी और पानी की जो व्यवस्था है वो बेकार हो गई। बेकार होने का मतलब क्या, आबादी बढ़ी तो अब उसी पानी को ज्यादा लोगों में बांटना पड़ रहा है। तो अब पानी क्या होता है, वीक में सिर्फ 3 दिन आता है। ठीक है, 3 दिन भरो, वो भी एक टाइम आता है, और
बस इस तरह चल रहा है। तो क्या कि जैसे अब जैसे जरूरतें बढ़ रही हैं, जरूरतें बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, आबादी तो बढ़ रही है, तो उसके कारण से क्या हुआ, उस चीज़ों को बंटवारा किया गया, तो जो आपूर्ति वो पूरी नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अधिशेष में दिखा जाता है कि जब हम कल्पना करते हैं नगरवाद का कि नगर है क्या, तो नगर के अंदर में हम सिर्फ उसके स्वरूप को नहीं देख सकते, वो किस तरह से विकसित हुआ है उसकी भी हमें कल्पना करना पड़ेगा। ठीक है, अगर पहले एक व्यक्ति रह रहा था तो एक व्यक्ति के लिए 1 गिलास पानी इनफ था। अब मान लो वहां पे अचानक से 5 लोग आ गए तो 1 गिलास में तो नहीं पी सकते, तो उसके लिए हमें उसका अलग से इंतजाम करना पड़ा होगा। तो किस तरीके से उसने उस समय पे डील किया होगा उसके बारे में हम यहाँ पे अधिविषयक कल्पना के रूप में देखते हैं। ठीक है, थोड़ी सी जो हिस्ट्री की हिंदी है वो थोड़ी टफ है और कंफ्यूजन वाली है, तो आपको मैं सजेशन ये दूंगा कि जब भी आप पढ़ रहे हो ना, तो एक अगर आपके पास बुक है, हार्ड कॉपी है, तो सॉफ्ट कॉपी इग्नू की वेबसाइट पे जाकर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। मैंने देखो यहाँ पे लेके रखा है। ठीक है, कि जिससे आपको मैं इजीली समझा सकूँ कि क्या है, क्योंकि कई बार जो टॉपिक्स हैं इंग्लिश के अंदर में इजी है और हिंदी के अंदर में थोड़ा टफ है। ठीक है, तो इंटरडिसिप्लिनरी जैसे ये वर्ड है, अब यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अंतविषयक, तो अंतविषयक आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा कि क्या है। ठीक है, समझ में आता है। आगे मैं बात करूं तो यहाँ पे नगरवाद का तुलनात्मक पद्धति, ये जो नगरवाद की स्टडी का तुलनात्मक पद्धति है बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि देखो अगर हम किसी को कंपेयर करके पढ़ रहे होते हैं ना कि ये यहाँ पर ऐसा था, वहां पर ऐसा था, तो हम वहां के लोग, वहां के स्ट्रक्चर, वहां की जीवन व्यापार, वहां की पद्धति के बारे में जानने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो नगरवाद की तुलनात्मक पद्धति क्या है, तो यहाँ पे कहता है तुलनात्मक पद्धति शोध पद्धति के तौर पर अपनाया गया। ठीक है, एक तरह से रिसर्च के तौर पर, जहां पर हम बात करते हैं समाज, राष्ट्र, महाद्वीप, लोग, भोजन, आदत, दैनिक कार्य, ठीक है, शयन प्रक्रिया, घर, आकृतिक वेशभूषा आदि को हम इसमें शामिल करते हैं। ठीक है, कि यार भारत के अंदर में वेशभूषा ये है, भारत के अंदर में खाना ये खाते हैं, अमेरिका के अंदर में ये खाते हैं, ठीक है, मिस्र के अंदर में ये खाते हैं, तो वो कल्पना के आधार पर हम नगरवाद को स्टडी कर रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरिजन के तौर पर। ठीक है, कंपेटिटिव स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आता है। तो ये यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ रहता है इतिहास लेखन, नगरवाद का इतिहास लेखन के अंदर में हेनरी पिनेरी और मैक्स वेबर का जो विचारधारा है वो इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। छोटा सा मैं यहाँ पे बताता हूँ, बाकी आपको मैं पूरा सजेशन ये दूंगा कि एक बार आप इसका सेल्फ स्टडी भी करना बुक का, इसमें से खास क्वेश्चन बन के नहीं आता है, नॉर्मली क्वेश्चन बनता है नगरीकरण क्या है, इसी को डिफाइन करना होता है। जो भी मैंने अभी तक बताया ना वो सारा आप डिटेल में बताओगे, नंबर अच्छा मिल जाता है। अब हेनरी पिनेरी और मैक्स वेबर ने नगरवाद को लेकर क्या कहा, इसके बारे में हम बात करें तो नॉर्मली हेनरी पिनेरी क्या कहते हैं कि नगरवाद क्या है, क्रांतिकारी नगर क्रांति के तौर पर देखते हैं नगरीकरण को। ठीक है, कि जैसे जैसे स्टार्टिंग में तो गाँव में ही लोग रहते थे, ठीक है, अब धीरे धीरे वो शहरों में रहने लगे, ठीक है, शहरों की ओर पलायन करने लगे। तो नगर बना कैसे, पलायन से बना। ठीक है, जब गांव के अंदर में उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, पलायन किया। मैं बिहार से दिल्ली में आकर रह रहा हूं, ठीक है, दिल्ली में हमने अपना घर मकान बना लिया, तो दिल्ली में आकर रह क्यों रहे हैं, तो दिल्ली के अंदर हमें शिक्षा व्यवस्था अच्छी मिली, ठीक है, हमें रोजगार का साधन अच्छा मिला, तो उसके कारण से हम यहाँ पे आके रह रहे हैं। तो हेनरी पिनेरी, ठीक है, इसी तरीके की चीजों को टारगेट करते हैं। ठीक है, हेनरी पिनेरी ये भी कहते हैं कि जो नगरीय व्यवस्था का ना जो मतलब जो पूरा प्रभाव देखने के लिए मिलता है वो यूरोप के नगरों को भी उसमें ऐड करते हैं कि यूरोप के अंदर में जो क्रांति हो रही थी, ठीक है, जैसे सामंतवाद का पतन हुआ, ठीक है, ओपन जो व्यापार होता था, मुक्त व्यापार की जो नीति शुरुआत हुई, उसके कारण से भी नगरों का निर्माण होना शुरू हुआ। अब मुक्त व्यापार की नीति से क्या हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह व्यापारी आने जाने लगे, ठीक है, तो धीरे 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 क्या हुआ, मुक्त व्यापार के कारण से नगरीकरण का स्टार्ट हुआ। ठीक है, यूरोप के अंदर में जो नगरीय व्यवस्था था या यूरोप के अंदर में जो विकसित हो रहा था, आधुनिकरण आ रहा था, उसके कारण से नगरीय व्यवस्था बनने लगा। ठीक है, वहां पे ये मानते हैं वो कि सामंतवाद का जैसे जैसे पतन हुआ, सामंतवाद क्या था, नगरों को, गांवों को बांध कर रख रखा था। ठीक है, जैसे सामंतवाद का पतन हुआ तो नगरों की ओर पलायन होना शुरू हुआ, नगर नए नए नगर बनते हुए चले गए। तो हेनरी पिनेरी इस तरह से मानते हैं। मैक्स वेबर की हम बात करें तो मैक्स वेबर कहते हैं कि मैक्स वेबर के अनुसार कहा गया कि राजनीतिक सत्ता वाली जो संस्थाएं थी उन्होंने नगरीकरण का प्रतिनिधित्व किया, राजनीतिक सत्ता, ठीक है, उन्होंने नगरीकरण का प्रतिनिधित्व किया। बाहर दिल्ली को किस लिए जाना जाता है, दिल्ली के अंदर में सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, दिल्ली के अंदर में जो भी सर्वोच्च न्यायालय है, वो संसद भवन है, कुछ भी चीज करना है ना तो दिल्ली से ही होगा। ठीक है, तो दिल्ली यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो नगरीकरण क्या है, मतलब राजनीतिक सत्ता का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, उसके कारण से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो नगरीकरण का प्रतिनिधित्व दिल्ली क्या कर रहा है, राजनीतिक सत्ता का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसके कारण से दिल्ली का नाम है। ठीक है, यहाँ पे मतलब नगरी को इस तरह से दिखाते हैं कि किलाबंदी होगा, नगर पूरी तरह से क्या किलाबंदी है, बाजार है, न्यायालय है, शक्तिशाली पेशेवर समूह है, ठीक है, व्यवसायिक है। तो इस तरह से जो पूरा चीज है ना वो नगरीकरण के अंदर में दिखता है। तो मैक्स वेबर इसको टारगेट करते हैं और कहते हैं कि अगर ये स्वरूप गांव के अंदर में आ जाए तो गांव भी नगर बन जाएंगे। ठीक है, अब दिल्ली के अंदर में लोग आके रह क्यों रहे हैं, दिल्ली के अंदर में कनेक्टिविटी अच्छा है, ठीक है, आप आराम से इंटरनेट ही दिन भर यूज कर सकते हो। ठीक है, गांव के अंदर में इतने इंटरनेट की उस तरह की सुविधा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 24/7 बिजली है, पानी है, सुविधा है, मतलब जो चीजें हैं ना रिसोर्सेज अच्छे हैं। ठीक है, उसके कारण से इसका नाम है नगर। ठीक है, गांव के अंदर में चीजें नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर मैक्स वेबर टारगेट करते हैं। ठीक है, समझ में आता है। ये पूरा आपका यहाँ पे टॉपिक था। एक यहाँ पे अगर आ जाता है, अगला आ जाता है नगरवाद और आधुनिकता। ठीक है, अमेरिका में नगरवाद क्या रहा है, ये नॉर्मली टॉपिक है, ज्यादा कुछ है नहीं, नगरवाद और आधुनिकता करके ये टॉपिक आता है। ठीक है, इसके अंदर में बात करते हैं कि नगरीकरण का आधुनिकता में विशेष ध्यान रखा गया है। ठीक है, आधुनिक नगर में भवनों को स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है।
ठीक है। जो आधुनिक नगर है वहाँ पे आप देखोगे आज का स्ट्रक्चर, दिल्ली के अंदर में आते हो राजभवन आपको साफ दिखेगा, वहाँ की सड़कें साफ दिखेगी, मतलब आधुनिक नगर किस प्रकार से, नगरवाद और आधुनिकता, नगरवाद के अंदर में आधुनिकता को किस प्रकार से ऐड किया गया उसके बारे में यहाँ पे बात करता है। ठीक है, तो यही पूरा टॉपिक था इस चैप्टर के अंदर में। मेनली इसके अंदर में क्वेश्चन देखोगे तो 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बट वो क्वेश्चन इतने खास है नहीं कुछ। इसके अंदर में नॉर्मली क्वेश्चन पहला आ जाता है, नगरीकरण के केंद्रों के लक्षण बताइए कि नगरीकरण है क्या, किस तरह से हुआ। और यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये छठा क्वेश्चन जो हेनरी पिनेरी वाला है, ये क्वेश्चन रहता है। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि नगरवाद का अध्यात्मक तुलनात्मक अध्ययन की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है, आप इनको पढ़ लोगे तो पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, और इन तीनों क्वेश्चन के अंदर में पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको पढ़ सकते हो, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं। नेक्स्ट जो चैप्टर होने वाला है आपका वो इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको हम समझेंगे डिटेल में। तो आज का वीडियो में हमें इतना ही पढ़ना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बट एक रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लग रही है, ठीक है, तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। और इस तरह की और भी वीडियोस, जो आपका सिलेबस हमें कंप्लीट करवाना है, तो इस तरह की और भी वीडियोस हम डे बाय डे डालते रहेंगे, तो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।